Good morning, students. Myself Ukmaram, lecturer in Civil Engineering Department, Government Polytechnic College, बीकानेर। जैसा कि अपने पढ़ रहे हैं अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, उसके कई लेक्चर पहले मैंने अपलोड किए हैं, उनको आप देखना। और आज अपने नया टॉपिक शुरू करते हैं। इसके अंदर ये मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि पहले इंजीनियरिंग सिस्मोलॉजी चैप्टर, जो फर्स्ट चैप्टर है, वो शुरू किया था। उसमें अपन ने इसका इंट्रोडक्शन, यानी क्या होती है इंजीनियरिंग सिस्मोलॉजी, अर्थक्वेक्स क्या होते हैं, उनके क्या कारण हैं, कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक, ये कॉजेज को अलग से अपन ने डिस्कस किया था अच्छे से। फिर अपन ने ये पढ़ा था सिस्मोलॉजी टर्म क्या होती है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। आज अपन पढ़ेंगे कुछ टर्म्स, इम्पोर्टेंट टर्म्स, जो कि अर्थक्वेक इंजीनियरिंग या सिस्मोलॉजी जिसको अपन कहें उसमें यूज होती है। कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स जो सिस्मोलॉजी में यूज होती है वो आज अपन डिस्कस करेंगे, और इसे कहते हैं टर्मिनोलॉजी। जो टर्मिनोलॉजी है इसमें बहुत सारी टर्म्स है, जो मैंने कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स यहाँ पे लिखी है आपके सामने। ये इम्पोर्टेंट टर्म्स अपने को डिसाइड करनी है, डिस्कस करनी है। फर्स्ट है हाइपोसेंटर। हाइपोसेंटर, हाइपोसेंटर का मतलब क्या होता है? ये सिंपल से मतलब वो है हाइपोसेंटर, या इसको फोकस पॉइंट भी बोलते हैं। ये वह पॉइंट होता है जहाँ पर अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, जहाँ पर अर्थक्वेक उत्पन्न होता है, उस पॉइंट को बोलते हैं हाइपोसेंटर। जिस जगह पर अर्थक्वेक उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं हाइपोसेंटर। पृथ्वी के अंदर, जैसे ये डायग्राम से आप आसानी से समझ सकते हो, ये अपना हाइपोसेंटर, ये पृथ्वी का ये ऊपरी सरफेस है और ये पृथ्वी का क्रेस्ट है। अंदर कहीं ना कहीं पृथ्वी के अंदर का जो भूभाग है, वहाँ पे जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती है या कोई भी नेचुरल जब इसमें डिस्टरबेंस आता है और उसके कारण से एनर्जी रिलीज होती है और वाइब्रेशन जनरेट होते हैं, वेव्स निकलती है, तो वो जो पॉइंट है जहाँ पर ये एनर्जी रिलीज होती है, या जिसको अपन कहें अर्थक्वेक जहाँ पे ओरिजिनेट होता है, उत्पन्न होता है, उसी पॉइंट को बोलते हैं हाइपोसेंटर। और इसका दूसरा नाम है फोकस पॉइंट या फोकस, फोकस ऑफ अर्थक्वेक और हाइपोसेंटर ऑफ अर्थक्वेक। तो ये क्लियर हो गया कि फोकस और हाइपोसेंटर क्या होता है, जिस जगह पर अर्थक्वेक उत्पन्न होता है। और ये पॉइंट कहाँ होगा? भूभाग के अंदर, जहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा रही है या कोई नेचुरल डिस्टर्बेंस जहाँ उत्पन्न हो रहा है, उसी पॉइंट को बोलते हैं हाइपोसेंटर या फोकस। ये यहाँ लिखा हुआ है, द पॉइंट इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ सरफेस के अंदर पॉइंट, जहाँ से फ्रॉम विच द अर्थक्वेक ओरिजिनेट, जहाँ से अर्थक्वेक उत्पन्न होता है, उसे हाइपोसेंटर कहते हैं। और इसको फोकस भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज फोकस। फिर आपका सेकंड पॉइंट है ईपी सेंटर। ईपी सेंटर होता है ये पॉइंट, यानी यहाँ डायग्राम में देखो आप, ये ईपी सेंटर है। मीन्स जो हाइपोसेंटर है उसके जस्ट वर्टिकली अपवर्ड पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ सरफेस पे जो वर्टिकल पॉइंट जस्ट वर्टिकली अबो द हाइपोसेंटर, ये हाइपोसेंटर है, ये पृथ्वी के अंदर है। इसके जस्ट वर्टिकली जो है ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, जैसे सीधा ऊपर आ जाओ ऊर्ध्वाधर, और जो सरफेस पे जो पॉइंट मिलेगा वही पॉइंट कहलाएगा अपना ईपी सेंटर। तो ये दो चीजें ध्यान रखनी, एक हाइपोसेंटर, एक ईपी सेंटर। हाइपोसेंटर पृथ्वी के सरफेस के अंदर होता है, इसके पृथ्वी के अंदर के साइड में होता है, और जो ईपी सेंटर है ये ग्राउंड सरफेस पर, पृथ्वी की सतह पर ही होता है जस्ट उसके वर्टिकली अबो। तो ये यहाँ लिखा हुआ, द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस वर्टिकली अबो द ईपी हाइपोसेंटर इज कॉल्ड एज ईपी सेंटर। नेक्स्ट है फोकल डेप्थ। फोकल डेप्थ क्या होता है? फोकल डेप्थ होती है ईपी सेंटर और हाइपोसेंटर के बीच की डेप्थ, यानी ये दोनों के बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस है, ईपी सेंटर और हाइपोसेंटर के बीच की डिस्टेंस, वो कहलाती है फोकल डेप्थ। जैसे आप टीवी में, न्यूज़ में देखते होंगे, जब भी कोई भूकंप आता है तो कहते हैं कि ये भूमि से ये इसका फोकस जो था वो 30 किलोमीटर नीचे डेप्थ पे था, या 25 किलोमीटर डेप्थ पे था, या 50 किलोमीटर डेप्थ पे था। मीन्स वो डेप्थ क्या है? फोकल डेप्थ है। तो फोकल डेप्थ होगी, द डेप्थ ऑफ फोकस फ्रॉम द ईपी सेंटर इज कॉल्ड एज फोकल डेप्थ, यानी ये फोकस की डेप्थ ईपी सेंटर से यही कहलाएगी फोकल डेप्थ। नेक्स्ट है ईपी सेंट्रल डिस्टेंस। ईपी सेंट्रल डिस्टेंस होती है कि जैसे ये ईपी सेंटर है, यहाँ से अपने कितना दूर उसको अनुभव कर रहे हैं। जैसे सपोज ईपी सेंटर है जयपुर और आप बैठे हो सीकर, तो
उसके बीच में जो ये डिस्टेंस है जयपुर और सीकर के बीच में, जहाँ ये एपी सेंटर था और जहाँ आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हो या उसको इंटेंसिटी चेक कर रहे हो या वहाँ पे उसका इफेक्ट देखना चाह रहे हो, तो कहने का मतलब जिस पॉइंट पर आप इफेक्ट ना देखना चाह रहे हो उस पॉइंट की ईपी सेंटर से जो डिस्टेंस होगी, जो दूरी होगी, वही कहलाएगी ईपी सेंट्रल डिस्टेंस। जैसे मान लो जयपुर में भी जैसे बड़ी जगह है, हो सकता है किसी एक पॉइंट पे, जैसे रेलवे स्टेशन के पास इसका ईपी सेंटर था और आप इससे दूर कहीं प्रताप नगर में या कहीं सांगानेर में हो, तो वहाँ पे इफेक्ट चेक करना चाह रहे हो, वहाँ की बिल्डिंग पे क्या इफेक्ट आएगा, कितना वहाँ पे इंटेंसिटी पहुँचेगी। तो वो जो बिल्डिंग आपने सेलेक्ट किया या जो आपने एरिया सेलेक्ट किया जैसे सांगानेर, तो उसके और स्टेशन के बीच की जो डिस्टेंस है वो कहलाएगी ईपी सेंट्रल डिस्टेंस। तो सिंपल सी बात है, यहाँ मैंने लिखा डिस्टेंस फ्रॉम ईपी सेंटर टू पॉइंट ऑफ एनी इंटरेस्ट इज कॉल्ड एज ईपी सेंट्रल डिस्टेंस। यानी जो भी पॉइंट आप इंटरेस्ट का मीन्स, इंटरेस्ट का मतलब यहाँ ये है कि आप जहाँ ऑब्जर्वेशंस लेना चाहते हो, जहाँ आप उसका इफेक्ट चेक करना चाहते हो, जहाँ आप अर्थक्वेक की इंटेंसिटी चेक करना चाहते हो, वो पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। तो उस जगह का पॉइंट, उस पॉइंट की ईपी सेंटर से जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस कहलाएगी ईपी सेंट्रल डिस्टेंस। तो ये आपका ईपी सेंट्रल डिस्टेंस हो जाएगी। नेक्स्ट है आपकी फोर शॉक्स एंड आफ्टर शॉक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फोर शॉक्स एंड आफ्टर शॉक्स। ये आता है जब भी कोई भूकंप, बड़ा भूकंप जब आता है, बड़ा भूकंप का मीन्स जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो, जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा। तो जब ज्यादा इंटेंसिटी और ज्यादा मैग्नीट्यूड का जब कोई अर्थक्वेक आता है, तो उससे कुछ पहले छोटे अर्थक्वेक आते हैं और कई बार कुछ बाद में भी छोटे अर्थक्वेक आते हैं। कई बार दोनों टाइम में आते हैं, पहले भी कुछ अर्थक्वेक आते हैं और बाद में भी कुछ अर्थक्वेक आते हैं। तो ये दोनों चीज होती है, छोटे अर्थक्वेक पहले भी आ सकते हैं बड़े अर्थक्वेक से और बाद में भी आ सकते हैं, और दोनों टाइम भी आ सकते हैं, यानी पहले भी आया और बाद में भी आया। तो उसे अपन कहते हैं फोर शेक और आफ्टर शेक। मीन्स जो बड़ा अर्थक्वेक आया, बड़े अर्थक्वेक का मीनिंग मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी जिसकी हायर है, यानी जो ज्यादा डिस्टर्बेंस उत्पन्न हुआ है, या अपन कह सकते हैं कि ज्यादा डैमेज जिसके कारण होने की संभावना है। इंटेंसिटी जैसे मान लो सपोज किसी की इंटेंसिटी 7 है, या जो आपने उसको एमएमआई पे नोट किया है, अपन आगे पढ़ेंगे इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड क्या होते हैं, उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, कैसे अपन इसको मेजर करते हैं, वो सब चीज़ें आपके धीरे धीरे 1 बाय 1 के आएगी। तो यहाँ अपने को सिंपल ये समझना है कि जिसकी इंटेंसिटी या मैग्नीट्यूड ज़्यादा है किसी अर्थक्वेक का, 7 है, 6 है, 6.5 है, ऐसा कुछ है, तो उस अर्थक्वेक से कुछ पहले हल्के अर्थक्वेक आते हैं, जैसे जिसकी इंटेंसिटी 3 हो, 2.5 हो या 3.5 हो, इस तरीके से कुछ अर्थक्वेक्स पहले आते हैं, उनको अपन कहेंगे फोर शेक्स, फोर शॉक्स। फोर शॉक्स का मतलब क्या है? फोर शॉक्स यानी जो शॉक, मेन जो शॉक, जो झटका लगा अपने को, मेन जो तीव्रता का अर्थक्वेक आया, उससे पहले जो अपने को हल्के झटके महसूस हुए, वो कहलाते हैं फोर शॉक्स। अब वो कितने पहले आएंगे इसका कोई टाइम ड्यूरेशन फिक्स नहीं होता है। वो एक दिन पहले भी आ सकते हैं, वो कुछ घंटे पहले भी आ सकते हैं, कुछ मिनट पहले भी आ सकते हैं, 2 दिन पहले भी आ सकते हैं, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा इसका कोई टाइम ड्यूरेशन फिक्स नहीं है कि कितने टाइम पहले ही आएंगे। लेकिन अब जो क्योंकि स्टडीज होने लगी है इस पे ज़्यादा अर्थक्वेक में, तो ये चेतावनी अब जारी कर भी सकते हैं और करते भी हैं बहुत बार कि जब भी पहले कभी हल्का भूकंप आया है तो फिर थोड़ा सा आपको अवेयर होना पड़ेगा कि इसके बाद जो है वो बड़ा भूकंप आ सकता है। जैसे मान लो 10-15 हल्के हल्के भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं आपको पिछले 1-2 दिन से, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बड़ा भूकंप आने की संभावना बनी हुई। तो ये होता है फोर शॉक्स, यानी शॉक, जो झटका, जो कंपन, जो वाइब्रेट ज्यादा उत्पन्न हो रहे हैं, उनसे पहले भी कोई वाइब्रेशंस, हल्के वाइब्रेशंस अपने को फील हो रहे हैं, तो वो कहलाएंगे फोर शॉक्स। सेम इसी तरीके से जब बड़ा भूकंप आ जाता है तो उसके बाद भी यानी भूकंप, बड़ा भूकंप आ गया, उसका इम्पैक्ट जो पड़ना था वो पड़ गया, उसके बाद कुछ मिनट बाद, कुछ घंटों बाद, कुछ दिनों बाद भी धीरे धीरे कुछ शॉक्स अपने को महसूस होते हैं, कुछ शॉक्स और लगते हैं, यानी कुछ वाइब्रेशंस और जनरेट होते रहते हैं। उसका कारण भी है, इनका अपन पढ़ेंगे, जैसे अपन कुछ आगे सिस्मिक वेव्स पढ़ेंगे, उसमें भी होगा। कुछ सिस्मिक वेव्स है जो जल्दी पहुंच जाती है, कुछ सिस्मिक वेव्स है जो बाद में पहुंचती है, तो वो उनका रीजन होता है। तो यहाँ आपने फोर शॉक्स और आफ्टर शॉक्स को डिस्कस किया। फोर शॉक्स था
कि जो बड़े भूकंप से जो जस्ट पहले आता है, जो पहले वाइब्रेशंस आते हैं, जो पहले अपने को फील होता है, वो कहलाता है फोर शॉक्स। और आफ्टर शॉक्स वो कहलाता है कि जब बड़े भूकंप के बाद में जब अपने को कभी वाइब्रेशंस फील होते हैं, कभी का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा 2-3 महीने 4 महीने बाद, वो नहीं, जो कुछ दिनों के अंदर, कुछ घंटों के अंदर या कुछ मिनट के अंदर अपने को जो शॉक्स कम इंटेंसिटी के फील होते हैं, वो कहलाएंगे आफ्टर शॉक्स। और जो बड़े भूकंप से जस्ट पहले फील होते हैं, एक दिन पहले, कुछ मिनट पहले, कुछ घंटे पहले या कुछ दिन पहले, वो अपने कहलाएगा फोर शॉक्स, यानी शॉक से पहले। तो ये अपने आज अपन ने पढ़ा टर्मिनोलॉजी में आपने जो है इंपॉर्टेंट 5 टर्म अपन ने पढ़ी। मैं वापस एक बार आपको थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ, जिसमें आपको एक एक लाइन में सिंपल इनके डेफिनेशन बता रहा हूँ। कुछ हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट है वो इस डेफिनेशन को मेरी वॉइस के साथ उसको रिपीट करके 2 बार देख के लिख सकते हैं। हाइपोसेंटर, हाइपोसेंटर का मतलब होता है पृथ्वी के अंदर वह बिंदु जहां पर अर्थक्वेक उत्पन्न होता है, हाइपोसेंटर कहलाता है। इसे फोकस बिंदु भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका ईपी सेंटर। ईपी सेंटर पृथ्वी की सरफेस पर वह बिंदु होता है जो हाइपोसेंटर के ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होता है। नेक्स्ट है आपके फोकल डेप्थ। फोकल डेप्थ ईपी सेंटर तथा फोकस के मध्य की दूरी होती है। ये दूरी ऊर्ध्वाधर दूरी होती है। नेक्स्ट है आपका ईपी सेंट्रल डिस्टेंस। ईपी सेंटर से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की जो दूरी है वो कहलाती है ईपी सेंट्रल डिस्टेंस। और लास्ट आपका है फोर शॉक्स एंड आफ्टर शॉक्स। फोर शॉक्स का मतलब बड़े अर्थक्वेक से पहले जो अर्थक्वेक आते हैं, छोटे अर्थक्वेक, उन्हें फोर शॉक्स कहते हैं। और जो बड़े अर्थक्वेक के बाद आते हैं उन्हें आफ्टर शॉक्स कहते हैं। यही यहाँ मैंने लिखा हुआ था, स्मॉलर साइज अर्थक्वेक्स दैट टेक्स प्लेस बिफोर ए बिग अर्थक्वेक। यानी स्मॉलर साइज अर्थक्वेक जो आते हैं बिग अर्थक्वेक से पहले आर कॉल्ड फोर शॉक्स एंड दोज आफ्टर द बिग अर्थक्वेक आर कॉल्ड आफ्टर शॉक्स। तो ये अपने पढ़ा फोर शॉक्स और आफ्टर शॉक्स। तो ये टर्मिनोलॉजी तो जिसको मैंने आपको डेफिनेशन भी रिपीट कर दी है हिंदी में भी। तो इसको आप अच्छे से देखें, इसको समझें, क्योंकि इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये टर्म्स आगे भी काम आएगी। तो इनको आपको टर्म्स को नाम आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि जैसे हाइपोसेंटर, इसका मतलब क्या है। ये पिक्चर आपके जो है ये बहुत कुछ आपको शो कर रही है, ये जो फोटो मैंने डाली है यहाँ पे। तो ये जो पिक्चर है ये आप काफ़ी सारी चीज़ें इसको क्लियर कर सकते हो। सीधा आपकी पिक्चर दिमाग में, माइंड में आ जानी चाहिए। जैसे ही नाम लें हाइपोसेंटर का, तो ये हाइपोसेंटर आपके पिक्चर का दिमाग में आना चाहिए कि ये पृथ्वी के अंदर है। जैसे ही नाम ले ईपी सेंटर का, ये पिक्चर दिमाग में आनी चाहिए कि ईपी सेंटर है वो हाइपोसेंटर के जस्ट अबव वर्टिकली और सरफेस के ऊपर है। जैसे नाम आए फोकल डेप्थ का, मीन्स ईपी सेंटर से जो फोकस की डिस्टेंस है, जो डेप्थ है, वही फोकल डेप्थ है। और ईपी सेंट्रल डिस्टेंस यानी ईपी सेंटर से जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की जो डिस्टेंस है वो कहलाएगी ईपी सेंट्रल डिस्टेंस। और फोर शॉक्स एंड आफ्टर शॉक्स यानी बड़े अर्थक्वेक से पहले और बाद में आने वाले जो अर्थक्वेक्स है उन्हें फोर शॉक्स और आफ्टर शॉक्स कहते हैं। तो ये अपन ने देखा। नेक्स्ट जो है अपना लेक्चर वो रहेगा सिस्मिक वेव्स पे, यानी सिस्मिक वेव्स कितने प्रकार की होती है और उनको अपन अलग से अच्छे से डिफाइन करेंगे कि कैसे होती है, क्या काम आती है। तो थैंक यू वेरी मच। आप इसको देखिए और इसको एक बार नहीं समझ में आए 2 बार देखिए। थैंक यू।